Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे वो था हमारा वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसके सवाल हम निकाल रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। और जो भी क्वेश्चन हमने कर लिए वो लगभग थे हमारे 61 या 62 क्वेश्चन जो थे वो अब तक हो चुके हैं हमारे। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 60 क्वेश्चन लास्ट था। 60वां क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। आज और एक दिन और देंगे, एक दिष्टता को, मोनोटोनिसिटी को, ह्रासमान वर्धमान को एक दिन और देंगे। ठीक है, एक और दिन देंगे और एक सवाल करेंगे। लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन जो है, 15-16 क्वेश्चन इस लेक्चर में और करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे। फिर नया जो है उसमें, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो अवकलन के अनुप्रयोग है, और अवकलन के अनुप्रयोग में कई अवकलन के अनुप्रयोग है। तो एक ये है, इसके बाद में आएगा टेंजेंट, स्पर्शरेखा की ढाल, प्रवणता, उसको पढ़ेंगे। फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट निपटाते हैं इनको। ठीक है, पढ़ा हुआ है ही, आपने सवाल किए हुए है ही, तो अब चीजें आपके पास है एंड शुरू करो। ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, आज आप लोगों की एक रात को 8 बजे क्लास भी है, टेस्ट सीरीज को लेके। जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने कल, और आप लोगों को बताया भी था, यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा। तो जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, उस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आज शाम को रात को 8 बजे क्लास रहेगी, जिस क्लास में हम टेस्ट सीरीज के बारे में और जो चीजें हैं, जो और आपके क्वेश्चन है, वो लूंगा कि कैसे कैसे आप, वो भी डाउट है जो भी आप जानना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, और टेस्ट सीरीज कैसे चलेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मोटा मोटा तो मैंने वीडियो में बता ही दिया है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी मान लीजिए कोई भी शंका किंतु परंतु आपको लेकर है टेस्ट सीरीज में, तो आज का जो रात वाली 8 वाली क्लास जो है, उसमें वो सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा, और कैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी और किस तरीके से आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, सब पे खुल के बात करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से उसका हिस्सा बन सके और फायदा ले सके। ठीक है, तो हाँ, देखो, वर्ग 1 वर्ग 2 मत बोलो, उसको EMRS मत बोलो, ये सब मैथ्स है, मैथ्स पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे, सीधी बात है। अब इसे आप DSSB में यूज करो, आप चाहे MP में यूज करो, और आप चाहे UP में यूज करो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूँ, अवकलन के अनुप्रयोग आप जहां काम में ले सकते हैं वहां लीजिए। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज भी वैसे ही है। अब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में यूज करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड में यूज करो, हमारा काम मैथ्स का है। तो fx बराबर, ये दिया हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका अवकलन कर लो, f डैश एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर, नीचे वाला 1 बाहर, ऊपर वाले का अवकलन x का 1, फिर x बाहर, नीचे वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका f डैश एक्स आ गया। ब्रैकेट खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, यही है। ठीक है, मैंने सही खोला, हाँ मैंने सही खोला। अब हमें चाहिए वर्धमान, वर्धमान चाहिए, यानी f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन आ जाएगा, दो गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1। जो असमीका पड़ी हुई है उसका इस्तेमाल करिए, उसको यूज करिए, लेकिन पहले माइनस को हटाओ। -1 से दोनों तरफ गुणा करने पर, जैसे ही -1 से गुणा करोगे असमीका का चिन्ह पलट जाएगा, है ना। असमीका का चिन्ह पलट जाएगा क्योंकि आपने -1 से गुणा कर दिया। अब अपनी असमीका काम में लो,
x के मान निकालो, x के दो मान निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा x बराबर -1, एक यहाँ से निकलेगा x बराबर +1। यहाँ से तो कोई मान आएगा नहीं क्योंकि ये तो आयटा में आएगा और आयटा में हम लेंगे नहीं, तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं। तो x के दो ही मान आए, -1 और +1। तो x का मान आया -1 और +1। मूलों के ऊपर 0 होती है, मूलों के बीच में माइनस और उधर प्लस। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको माइनस वाली चाहिए, माइनस वाली चाहिए मतलब ये हो गया। तो आपका आंसर हो गया -1 से लेकर +1 तक, -1 से +1 तक। तो डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी असमीका नहीं पढ़ी है, जाके असमीका पढ़ लेना, है ना, क्योंकि असमीका की बहुत जरूरत है। ये दो चीजें आपको जरूर, टाइम मिले, संडे है कल या आगे कोई छुट्टियां आती है, जिन लोगों ने भी असमीका और जिन लोगों ने भी लघु गुणक नहीं पढ़ा है, पीछे पढ़े हैं, फंक्शन में जाइए, फंक्शन में जाते ही वहां पे दोनों फोल्डर पढ़े हैं, असमीका भी पढ़ी है और लोगरिथम भी पढ़ा, लघु गुणक भी पढ़ा। ये दोनों टॉपिक आप जरूर पढ़िएगा। जब तक ये दो टॉपिक आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे, मैथ्स में बहुत कमजोर बनी रहेगी, क्योंकि ये बार बार काम आएंगे, हर बार काम आएंगे। सुबह ही हम कर रहे थे, सुबह आपने देखा बीटा गामा कर रहे थे, बीटा गामा में लोग आ गया। लोग ऐसी चीज है जो हर जगह घुसेगा, लोग हर जगह घुसेगा, लोग पे आप बेहतर होना ही होगा आपको। असमीका हर जगह घुसेगी, इन दोनों टॉपिक में आपको बेहतर होना होगा, वरना वो कुछ हिस्से कमजोर रह जाएंगे सवालों के। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो जरूर जाके पढ़ लें पीछे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। फंक्शन एफ एक्स बराबर है log 1 + x - 2x बटा 2 + x। एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इनमें से कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है? तो अगर हम इसका अवकलन करें तो हमारा f डैश x आ गया, f डैश x log का आ गया 1/1 + x, है ना, और ये आ गया 2 बाहर, यहाँ आपका भाग का नियम लग जाएगा। 2 + x बाहर, x का 1 माइनस x का 1, 2 का 0, x बाहर, सॉरी, x बाहर, 2 का 0 और x का 1 बटा 2 + x का स्क्वायर। एक बटा 1 + x, ये आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से जो 4 आ जाएगा, 2 + x का स्क्वायर। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 1 + x और 2 + x, यहाँ आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 1 + x। स्क्वायर खोल दो, सॉल्व कर लो। f डैश x बराबर आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4 + x स्क्वायर + 4x माइनस 4 - 4x बट्टा 2 + x। अब आप कट कर दो, 4x से 4x, 4 से 4। हमें क्या चाहिए? वर्धमान। हमें चाहिए, ये तो सब स्क्वायर है ना, ये सब तो स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इनके जो मूल आएंगे वहां सब 0, स्क्वायर है, स्क्वायर तो आपको असमीका में कोई फर्क नहीं डालता, स्क्वायर तो असमीका पे कोई फर्क नहीं डालता। सिर्फ एक पद है जहां से आपको x का मान मिलेगा, वो है -1, है ना, -1 स्क्वायर है, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर सिर्फ काउंट होते हैं 0 के तौर पे, सिर्फ 0 के तौर पे काउंट होते हैं, उसके अलावा ये काउंट नहीं होते। तो ये सिर्फ एक ही आंसर आया, वैसे देखे तो -1, -1 आपका एक ही आंसर आया, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सिर्फ ये बचा, और इसके इधर प्लस का और इधर माइनस का, है ना, इधर उधर प्लस का, इधर माइनस का। हमें क्या चाहिए? इंक्रीजिंग चाहिए, तो इंक्रीजिंग हो गया हमारा उधर वाला, -1 से लेकर -1 से लेकर अनंत तक, -1 से लेकर
अनंत तक। अब देख लो कौन सा आंसर जो है, क्योंकि -1 से लेकर, रुको 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 रुको, हाँ, नन ऑफ दीज मत बोलना। यहाँ पे सवाल की भावना को समझो, या नन ऑफ दीज मत कह देना, क्योंकि ये बड़ा दिक्कत, ये जो सवाल है ना, ये अस्पष्टता होती है सवालों के अंदर, अधूरापन है ना, वो परेशान करता है। अब क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है आपसे कि भैया वो पूरा अंतराल बताइए जिसमें ये वर्धमान है, पूरा अंतराल बताइए, मैक्सिमम इंटरवल बताइए जिसमें इंक्रीजिंग है। इसने कहा है कि इन अंतरालों में से कहाँ इंक्रीजिंग है, तो आप ये देखो इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, सवाल कर सकते हो। ये देखो इसमें इंक्रीजिंग है, माइनस अनंत से लेकर -1 से प्लस अनंत के बीच में ही आता है ना, -1 से लेकर प्लस अनंत के बीच में, 0 से अनंत आता है, तो ए सही है। अब हाँ, एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, मतलब उधर भी तो है, वो पूरा क्यों नहीं दिया? जब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बस यही तो चैलेंज हो जाता है, सवाल यही तो अटकते हैं, यही तो फिर आगे जाके चुनौती हो जाती है कि भाई सवाल कहेगा, अब ये सवाल, ये जो पलड़ा है ना, ये सवाल का भारी है। सवाल कहेगा भाई हमने तो कहा था, हमने कौन सा कहा था कि बड़े वाला चाहिए, हमने थोड़ी ये कहा था कि पूरा अंतराल बताओ, हमने तो कहा ही नहीं पूरा अंतराल बताओ, हमने तो कहा कि बताओ इंक्रीजिंग का है। ये क्वेश्चन को ठीक से फॉर्मेटिंग जो है ना, फॉर्मेटिंग का फायदा उठा रहा है, ये आपके फॉर्मेटिंग का फायदा उठा रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। देखो जीरो पे नहीं होगा, जीरो पे अगर आप चेक करेंगे तो जीरो वाला पॉइंट जो होगा वहां पे अवकलन का मान जीरो आएगा, तो वो काउंट नहीं होगा, वो बाहर रहेगा। अवकलन का मान जीरो पे जीरो है, तो जीरो काउंट नहीं होगा, जीरो से आगे चलेगा। तो ये जो चीज है ना, ये बस ये जो अस्पष्टता है ना, ये किसके पलड़े में जाएगी, ये भगवान ही जाने, है ना, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। आराम से देखो दोनों ही पक्ष सही है ना, जबकि हम ये मान के चलते हैं कि सवाल बनाना संस्था की जिम्मेदारी है, सवाल का वेल डिफाइंड होना संस्था की जिम्मेदारी है। अगर सवाल वेल डिफाइंड नहीं है, तो जबकि ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, वेल डिफाइंड नहीं है, ये बात सही है। यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है, इस सवाल को देखते हुए नन ऑफ दीज इसके लिए बेस्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि -1 से लेकर अनंत तक, और उसमें जीरो आप शामिल, या जीरो निकाल दो तो चलो कोई बात नहीं, जीरो शामिल करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि सवाल में आप क्या पूछ रहे हो, ताकि बच्चा सही ऑप्शन को चूज कर सके। हाँ, तो गलत नहीं है, मैंने कहा ना डी भी सही है, कोई गलत नहीं है, डी एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो डी बेस्ट है, क्योंकि -1 से लेकर अनंत तक ये फलन वर्धमान है, -1 से लेकर अनंत तक ये फलन वर्धमान है, कोई दो राय नहीं है, चेक कर सकते हो आप लोग। तो अब क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने क्या ये पूछा है कि पूरा अंतराल बताओ? नहीं पूछा। अब क्या जवाब दें क्या नहीं दें, और फिर नन ऑफ दीज नहीं देना चाहिए था, फिर नन ऑफ दीज नहीं देना चाहिए था ऑप्शन में। एटलीस्ट जब यही चाहते हो कि भाई अंतराल बताओ जिसमें वर्धमान है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी बताओ, तो फिर डी में अंतराल देना चाहिए था, डी में अंतराल होना चाहिए था। डी में कोई गलत अंतराल दे देते तो एकदम कंफर्म हो जाता कि इनमें से जो वर्धमान है वो ठीक है। जिस भी अंतराल में वर्धमान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जिसमें भी वर्धमान है वो सही है ना। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसको, है ना, कैसे इसको कोई सॉल्व करेगा, कैसे इसको करा जाता है? ऐसे सवाल जो होते हैं वो फिर लटका देते हैं, इनका कोई इलाज नहीं है ना। ये जो अस्पष्टता, ये अस्पष्टता ये मत मानिए कि आप सोचोगे सिर्फ पेपरों में ऐसा होता है, पेपरों में ऐसा नहीं था। कोर्ट क्यों खुले पड़े? कोर्ट इसीलिए तो खुले पड़े, कोर्ट क्यों खुले पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट बने पड़े, क्यों बने पड़े? वही स्पष्टता लाने के लिए। कोई आदमी ने दो बात कर ली, अब दो बातों का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, ये कोर्ट फैसला सुनाता है, फिर दूसरा कोर्ट उसको दोबारा सुनता है, फिर उसके ऊपर एक कोर्ट बैठा है वो दोबारा सुनता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सही गलत पहचानना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे इस सवाल के मामले में। इस मामले में सही गलत को पहचानना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब अस्पष्टता रहेगी। अब अस्पष्टता रहेगी, किसके फेवर में दे और किसके फेवर में नहीं दे, वो फिर हिस्सा बन जाता है इस जगदोजहद का। अब क्या बताएं, तो अटेम्प्ट किए बिना पता कैसे चलेगा? अटेम्प्ट किए बिना आपको पता कैसे चलेगा? अटेम्प्ट करोगे तभी पता चलेगा, नहीं करते तो आपको कैसे पता चलता है कि इसमें अस्पष्टता है? अब यहाँ तो वो संस्था ही होती है, वो बड़ा दिल दिखाए, है ना, संस्था है वो बड़ा दिल दिखाए, बोले नहीं हमारी जिम्मेदारी है, सवाल का अधूरापन हमारी जिम्मेदारी है, वो वह बात है। फिर कोर्ट तो कौन कौन जाएगा, हर कोई तो जा नहीं सकता, संभव भी नहीं है। वह वही है कि हाँ व्यक्ति विशेष तो कोई कर नहीं सकता, सीधा यही है कि संस्था कहे कि नहीं भाई अगर क्वेश्चन अधूरा है तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है, तब तो ठीक है, वरना फिर, और वो कहे ना हम तो नहीं मानेंगे हमारी गलती, हमारी गलती कैसे माने? ये तो बच्चे की गलती है, बच्चे ने ढंग से नहीं समझा। ठीक है चलो आगे आ जाओ।
निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है? कौन सा फंक्शन ऐसा है जो फॉर ऑल रियल वैल्यू, एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मानों के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर, पूरे रियल नंबर के लिए कौन सा फलन वर्धमान है? तो देखो कौन सा फलन ऐसा है जो सभी एक्स के मानों के लिए वर्धमान है, सभी। तो जवाब है सी। क्यों? क्योंकि अवकलन इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसका अवकलन करते हैं, है ना, एफ डैश एक्स आ जाएगा इसका 3x², और ये स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का जो मान है वो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। एक्स का मान पूरा 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, वरना ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये पूरे एक्स के लिए वर्धमान है। अब एक ये झंझट रहता है, 0 को शामिल करना है या नहीं करना है। 0 को शामिल, यहाँ 0 शामिल करवा रहा है, यहाँ 0 शामिल करवा रहा है, कईयों में नहीं करवाता। पिछले सवाल में 0 को शामिल नहीं करवा रहा था, 0 पे अवकलन का मान 0 आ रहा था। तो ये भी एक अस्पष्टता है, ये भी एक सही हो कि भी आप 0 को लोगे या नहीं लोगे, बता दो। मतलब अवकलन का मान 0 होगा, उसको आप कहाँ काउंट करोगे? और नहीं करोगे तो सब नियम बनाओ, एक सर्वमान्य नियम बनाओ कि भाई हम 0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगे। और करेंगे, कोई किताब तो कह रही है करेंगे, कोई किताब कह रही है नहीं करेंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे में वो झंझट चलता रहता है। dx की पावर 4 है, अवकलन करते ही क्यूब आ जाएगा। इसका अवकलन करोगे क्यूब आ जाएगा, और क्यूब जो है वो माइनस के ऊपर माइनस आएगी, माइनस पे माइनस आएगी, ये हमेशा प्लस नहीं होगा। एक्स का मान माइनस रखते ही माइनस आ जाएगा। इसका अवकलन होगा 2x, ये भी माइनस पे माइनस आ जाएगा। अवकलन का मान हर एक्स के लिए प्लस आना चाहिए, चाहे एक्स कोई भी हो, प्रत्येक एक्स के लिए प्लस आना चाहिए। तो सिर्फ यही एक है जो प्रत्येक एक्स के लिए प्लस आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64। अगला सवाल ये है, ये फंक्शन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ के का सबसे छोटा मान बताइए, फॉर विच, जिसके लिए ये फंक्शन हमेशा वर्धमान हो जाए जब तक x 1 से लेकर 2 के बीच में। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। x² प्लस के एक्स प्लस 1 जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए 1 से लेकर 2 के बीच में, जब x का मान 1 से 2 के बीच में हो। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसे मैं करवाता हूँ ताकि ये बात समझ में आए, क्योंकि ये निकालने में बड़ी दिक्कत होती है इसकी। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसमें इस टाइप के सवाल जो है ना वो ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल। 2x प्लस के आ गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, कहानी को समझिएगा। वर्धमान है, इसका मतलब इसका मान बड़ा होना चाहिए 0 से। 2x प्लस के का मान बड़ा होना चाहिए 0 से, के का मान बड़ा होना चाहिए -2x से। यानी x का मान चाहे मैं कुछ भी रखूं, x का मान मैं कुछ भी रखूं, के का मान हमेशा उससे बड़ा आना चाहिए, है ना, के का मान हमेशा बड़ा आना चाहिए। अब सुनना, सुनना भाई, सुनना, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा सुनना, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, बड़ा मामला गंभीर है यहाँ पे। ये आ गया, ये नॉर्मल है, ये आप डे बाय डे पे करते हैं। अब अपने यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे 2x चाहिए, 2 चाहिए। तो सवाल को 2 से गुणा करने पर, सवाल को 2 से गुणा करने पर, नहीं सुनोगे, हाँ सुनना मत, मेरी बात मत सुनना, अपना ही बात मानना, यही बात होती है। आप कितने कितनों कुछ को कह दो, नहीं सुनेगा। कमलेश ने दे दिया आंसर ए, कमलेश का आंसर ए आ गया, अनिल का आंसर ए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सुनने को तैयार ही नहीं है। बोला सर आप कितना ही कहो, हम तो खुद ही करेंगे। सुनेंगे थोड़ी, मत सुनो। देखो 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे 2x चाहिए था, ये हो गया। अब मुझे माइनस से भी गुणा करना है, मैंने माइनस से भी गुणा कर दिया। माइनस से गुणा करते ही चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से गुणा करते ही चिन्ह बदल जाएगा, हो गया। -2x का मान किन के बीच में है? -2x का मान है -4 से लेकर -2 के बीच में। इसका मान, इसका मान, इसका मान -4 से लेकर -2 के बीच में है। इसका मान
-2x का मान -4 से -2 के बीच में है नहीं है? बिल्कुल है। और k का मान इसके हर मान से बड़ा होना चाहिए, हर मान से बड़ा होना चाहिए। तो -2x का सबसे बड़ा मान कितना है? -2। इसका मतलब k का मान -2 से बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है k जो है वो -2x से हर बार बड़ा होना चाहिए, हर बार। जो भी -2x का मान आए उससे बड़ा होना चाहिए। -2x का मान -2 से लेकर -4 से लेकर -2 तक जा रहा है। तो -2x -2 तक जाएगा, तो k का मान उससे आगे रहना चाहिए, यानी k का मान बड़ा हुआ -2 से। k का मान बड़ा हुआ -2 से। तो k की अब k का मान -2 से आगे चलेगा, तो k का सबसे छोटा मान कितना हुआ? -2। सबसे छोटा मान कितना हुआ? -2। तो आंसर है -2। k का मान -2 से बड़ा है। अब -2 से आगे चाहे कुछ भी ले लो, सब सही है, सब सही है। तो उनमें सबसे छोटा कौन हुआ? k। तो -2। -2 आंसर है, -2 आंसर है। तो ये जल्दबाजी मत करो, ऐसे फटाफट निपटाने में बार बार अलार्म बजा रहा हूँ, सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यूं थोड़ी कह रहा हूँ। यूं करोगे तो -4 आपको मिल जाएगा। ये रहा, ए ऑप्शन में था, बना रखा था बंदे ने, और वही था, सही था आपके लिए। जल्दबाजी करेंगे उसके लिए ए ऑप्शन ठीक है। तो ध्यान से सुनो इस बात को दोबारा से कि क्या कह रहा है। यूं मत करो, यूं मत करो जल्दबाजी में, समझो कह क्या रहा है। यहाँ कह रहा है कि -2x के जो सारे मान आएंगे उन सारे मानों से k बड़ा है, सारे मानों से। अगर आप कहते हो कि -4 से बड़ा है, तो -4 से बड़ा है, इसका मतलब k का मान जो -3 भी हो सकता है फिर। और -3 हो तो -2 से बड़ा कैसे हुआ? -3 हुआ तो -2 से बड़ा कैसे हुआ? अगर -3 लोगे तो -2 से बड़ा कैसे हुआ? तो एक तो धीरे हो जाओ, थोड़ा-सा धीमा हो जाओ। कई जैसे कोने पे आप गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो कहते हैं जैसे मोड़ आता है तो आप कहते हैं स्लो हो जाओ, धीरे हो जाओ, एरिया संभावित है, यहाँ पे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, धीमे हो जाओ। तो ये वो जगह है जहाँ पे गलतियाँ होती है। तो क्या करना है, आपको पहले जो भी यहाँ पॉइंट पड़ा है उसको पहले सॉल्व करो, और वो देखो उसकी रेंज क्या है। उसकी रेंज मतलब वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। वो जहाँ तक जा रहा है वहां से आगे जाना है हमें, जहां तक वो जा रहा है हमें उससे आगे जाना है। तो माइनस का 2x जाता है -4 से -2 तक, तो -2 पे खत्म हो गया, तो k -2 से शुरू करेगा। वो जहां खत्म करेगा वहां से वो शुरू करेगा। तो k का मान सबसे छोटा हुआ -2। ये आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एफ एक्स बराबर है लैम्डा साइन एक्स प्लस 6 कोस एक्स बटा 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। तो बताइए ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। ये ठीक है, मोनोटॉनिक वाला ये ठीक है। इसमें रेस्ट करने का कोई अलाउड ही नहीं है ना। रेस्ट करने को अब बात क्या, वही समझो ना, बात वही। आपके पास जो भी साइड में है, उधर जो भी खड़ा है उसका सारे मान निकाल लो, उसके सारे मानों को लाइन में लगाओ, और देखो वो बड़े से बड़े कहाँ तक जाता है। जहां से वो जाता है के उससे आगे जाएगा, बस के को उससे आगे लगा दो। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर आ गया, बराबर नहीं आ रहा। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, करके देखो उसको, धीरे 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 इसको, या तो जैसे मैंने समझाया है वैसे समझो, और अपने हिसाब से समझना चाहते हो तो फिर अपने हिसाब से सोच के देखो कैसे होगा। देखो दो तरीके हैं, मैंने एक तरीका समझाया, मेरे तरीके से समझ रहे हो, उसमें कोई फॉल्ट है तो बताओ, और मेरे तरीके से नहीं, आप अपने तरीके से समझना चाहते हो तो फिर सोचो आप समझने में कहाँ गलती कर रहे हो। अगर खुद के तरीके से समझना चाहते हो समझो, स्वतंत्र हैं आप, सोचो, फिर सोचो कि उस तरीके में गलती कहाँ हो रही है, क्या गलती हो रही है, और जैसे मैंने समझाया वैसे समझो, तो उसमें बताओ क्या नहीं समझ में आया। जो मैंने बताया उसमें कहाँ गड़बड़ है। मैंने क्या बताया कि k का मान -2x के जितने भी मान आएंगे उन सबके मानों से बड़ा होगा, सारे मानों से बड़ा होगा। k का मान -2x के सभी मानों से बड़ा होगा। k का मान -2x के सभी मानों से बड़ा होगा। तो -2x के मान कौन कौन से हैं, ये लाइन बना लो। -2x के मान कौन कौन से हैं? -2x के मान है -4 से लेकर -2।
ये है आपके -2x के सारे मान, -2x के सारे मान ये है, यही है -2x। और आपका जो k का है, k जो है वो इन सबसे बड़ा है, आपका k इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है तो फिर k यहां से शुरू करेगा एटलीस्ट। तो यहां से स्टार्ट करेगा। आप आया ना, k बड़ा है -2x से, तो -2x कहां से कहां तक है, -4 से -2 तक है। तो आपका k -2x से बड़ा है, तो फिर वो कहां से शुरू करेगा फिर k आपका, -2 से। f' अवकलन करने पर नीचे वाले को छोड़ दो, 2 sin x प्लस 3 cos x बाहर, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन लैम्डा cos x, cos का साइन, फिर ऊपर वाला बाहर मतलब लैम्डा साइन x प्लस 3 cos x बाहर, लैम्डा साइन x प्लस 6 cos x बाहर, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का अवकलन गुणा नीचे वाले का हो जाएगा 2 cos x, 2 cos x माइनस 3 sin x और बटा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर 2 sin x 2 sin x प्लस 3 cos x, तो ये हो गया आपका। ब्रैकेट खोल लो सारे को, ब्रैकेट बहुत सारे आएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा साइन एक्स कोस एक्स, ये इससे गुणा हुआ, ये उससे होगा 6 दूनी 12, 12 साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 3 लैम्डा कोस स्क्वायर एक्स, अट्ठारह साइन एक्स कोस एक्स, माइनस 2 लैम्डा साइन एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 6 दूनी 12 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस 18 साइन एक्स कोस एक्स, दो साइन एक्स 3 कॉस एक्स का स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काटो, कटना तो है ही, कौन कौन कटेगा, बस कुछ गलती नहीं की हो तब तो बहुत कुछ कटेगा, गलती की है तो नहीं कटेगा। 18 साइन एक्स कोस एक्स, 18 साइन एक्स कोस एक्स, कुछ गड़बड़ तो की है मैंने, माइनस प्लस की गलती की है, कुछ तो गलती की है, बिल्कुल की है। 2 साइन एक्स कोस एक्स ऊपर लैम्डा, लैम्डा साइन एक्स का कोस एक्स आएगा तो प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, लैम्डा कोस एक्स माइनस 6 साइन एक्स,
फिर नीचे वाला ऊपर वाला बाहर और नीचे वाले का जगह 2 cos x माइनस 3 sin x, माइनस का माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस होगा तो ठीक है, ये माइनस होगा ठीक है, ये प्लस होगा, डन, बाकी सब परफेक्ट है, बढ़िया। तो ये हमारा कट और ये हमारा कट, और ये लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 3 लैम्डा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 लैम्डा आ गया ऊपर, है ना, ये लैम्डा 3 लैम्डा कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, यहाँ से 12 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, और बट्टा आपका नीचे वाले का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं है ना, जीरो कर दो, उसको इधर भेज दो, हाँ बस वही गलती होगी, लैम्डा जो है आपका 4 से बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर देन 4, ये आपका डी आंसर आ गया, ये ठीक था, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, एफ एक्स बराबर log x बटा एक्स इंक्रीजिंग है, बताना है कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। हाँ वो गलती होगी माइनस वाली, एक तो डिजिटल बोर्ड में क्या गलती है, लाइटिंग की वजह से दिक्कत आ जाती है। हम लोगों को भी शायद अभी और 2-3 साल लग जाएंगे इस नए इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने में, अब है ना, एक तो था जैसे मैं हूँ तो मैंने लगभग 18 से 20 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, मैंने बहुत बड़ा अरसा जो है वो मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, अब अचानक 2-3 सालों से हम ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन की आदत पढ़ने पढ़ने में ऑनलाइन के साथ थोड़ा सा अब ठीक है, अब तो मैं कह रहा हूँ काफ़ी बदल गया हूँ मैं, अब मैं ऑनलाइन के साथ रीसेट हो गया हूँ एकदम, काफ़ी हद तक हो गया हूँ, वरना पहले जब शुरुआत में जब मैं पढ़ाता था तो मुझे ऐसा लगता था कमरे में क्या पढ़ा रहे हो, एक कमरे के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहे हो, एक चेयर पे बैठ गए हो और आप बस स्क्रीन से बोले जा रहे हो, स्क्रीन से बात करे जा रहे हो, तो वो फील नहीं आता था, वो सबसे बड़ी चीज़। अब धीरे 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 एडजस्ट है, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि भाई आप बोर्ड भी देखते हैं, आप कैमरे की तरफ भी देखना होता है आपको, अगर आप कैमरे की तरफ नहीं देख रहे हैं तो जब रिकॉर्डिंग जाएगी बच्चों के पास तो उनको ऐसा लगेगा कि सर देख तो उधर रहे हैं और पढ़ा इधर रहे हैं, तो आपको कैमरे की तरफ भी देखना होता है ना, एक तरह से कुछ एक्टिंग जैसा ही है ये, तो एक्टिंग करना नॉर्मल बड़ा मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे हम सीख गए हैं, अब मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ, आप शुरुआत के मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको लगेगा कि कैमरे की तरफ तो देखते नहीं है सर, इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे हैं, कैमरा नहीं देख रहे। अब मैं काफ़ी हद तक अब जो मेरे वीडियो आ रहे हैं पिछले 6-7 महीनों से उनमें मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ, अब मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, अब आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लग रहा होगा कि आपसे बात कर रहा हूँ, जबकि मैं अभी बात कर रहा हूँ कैमरे से, क्योंकि कैमरा ही आप हैं और आप ही कैमरा हैं, तो जब तक मैं कैमरे की तरफ, क्योंकि शुरुआत में ये कैमरा मुझे फील नहीं देता था, अब तो मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगता है, अब तो कैमरे की तरफ देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। नहीं, शुरुआत में मैं क्या करता था कि इधर देखता था, जैसे नॉर्मली ऑफलाइन में होता है, ऑफलाइन में आपके बच्चे ऐसे बैठे होते हैं तो आप ऐसे देखते रहते हैं बच्चों को, क्योंकि पोडियम पे आप खड़े होते हैं, पोडियम पे खड़े होते हैं तो बच्चे ऐसे साइड में रहते हैं, तो आप इधर नज़र घुमाते हैं, इधर नज़र घुमाते हैं, तो शुरुआत में वही आदत थी, तो मैं वीडियो को ऐसे 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 देखता था, फिर सबने बताया सर वो सामने देखा करो, सामने देखा करो, फिर वो आदत खराब होगी। अब कैमरे की तरफ, अब ज़्यादातर मैं कैमरे की तरफ ही देखता हूँ। फिर बीच में ये वाला बंद हुआ था, तो मैं उसकी तरफ जाने लग गया था, नोटिफ़िकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गया था। आप जो मैसेज करते थे, फिर मैं वो देखने लग गया था। फिर किसी ने मुझे टोका, बोला, "सर आप मैसेज देखते हैं और तो आपको ऐसा ल हमें ऐसा लगता है कि आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हो।" फिर हुआ, फिर दोबारा से ठीक हुआ। अब धीरे-धीरे मैं सेट हो गया हूँ। अब काफ़ी हद तक मैं कैमरे की तरफ ही देख लेता हूँ। अब मुझे बुरा नहीं लगता है। पहले ऐसा लगता था निर्जीव चीज़ है, क्या देखूँ इसकी तरफ? एक लेंस लगा हुआ है, क्या देखें? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे-धीरे इसमें और शायद 1-2 साल और लग जाएँगे ठीक होने-होने में। एफ डैश एक्स, log x का अवकलन, x को बाहर छोड़ दो, log x का 1/x, फिर log x बाहर x का 1 और बट्टा x का स्क्वायर, x कट गया, 1 माइनस log x
बट एक्स का स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 वर्धमानी चाहिए ना, हाँ वर्धमानी चाहिए, भेज दो। वन को log e लिख लो, log e का मान 1 होता है, log से log हटा दो, x e से छोटा आ गया, x e से छोटा आएगा, और 0 से तो बड़ा रहना ही है क्योंकि log है, log में 0 से नीचे जा नहीं सकते। मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था जैसे कोविड के जस्ट बाद में, कोविड 2000 मार्च अप्रैल में आया था और मैंने लगभग जुलाई में स्टार्ट कर दिया था, जुलाई के एंड में स्टार्ट कर दिया था मैंने, तब से मैं ऑनलाइन हूँ। शुरुआत में तो ऑनलाइन मुझे समझ में ही नहीं आता था क्योंकि वही है ना, एक टीचर जो होता है वो टेक्निकली चीज़ों से ज़्यादा इतना नहीं जुड़ता, इतना कनेक्ट नहीं होता। फिर धीरे-धीरे चीज़ों के साथ हम रीसेट हो गए। चीज़ें होनी है, वो तो स्वाभाविक है, हर चीज़ में अनुकूलन तो आता ही आता है, तो धीरे-धीरे अनुकूलन आ गया। अब ऐसा फ़ील नहीं होता, अब ऐसा लगता है कि हाँ, आप लोगों से बात हो रही है, आप मुझे सुन रहे हैं, जबकि ये भ्रांति है ना? वैसे तो भ्रांति है क्योंकि वैसे आप है नहीं, आप वर्चुअली मेरे साथ हैं, है ना? आप फिज़िकली मेरे साथ नहीं हैं यहाँ पे, आप वर्चुअली मेरे साथ हैं। तो इस बात को भी एक एक्सेप्टेंस होने में टाइम लगा। इसको भी चेंज करने में, क्योंकि पहले बच्चे फिज़िकली दिखते थे सामने, तो ऐसा लगा उनसे बात कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। फिर अब लगा कि यार ये कंप्यूटर क्या सुनता होगा आपकी? ये कैमरा क्या सुन रहा है आपकी? फिर अब धीरे-धीरे फ़ील आने लग गया कि नहीं, सब सुन रहे हैं। है ना? तो ये एक बार बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत ही बड़ा। हम टीचर्स के लिए तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। x की पावर x इंक्रीजिंग है। रात दिन का अंतर है इस चीज़ में, ये वैसा नॉर्मल नहीं है। x की पावर x का अवकलन अगर आपको याद है तो आराम से कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको इसका अवकलन याद है, इसका अवकलन होता है x की पावर x 1 प्लस log x। इसका अवकलन करने के लिए आपको log लेके अवकलन करना होता है, log लेकर फिर इसका अवकलन करना होता है। तो u बराबर x की पावर x है, देखो करना ऐसे है इसको, आपने इसको y मान लिया, x आगे आ जाएगा, x इंटू log x, log x का 1/x, फिर log x बाहर, x का 1, x से x कट गया, y उधर चला गया, और y यानी x की पावर x। तो ये आपका अवकलन आ गया, तो वो मैंने लगा दिया। x की पावर x को भेज दो उधर, 1 प्लस log x, फिर ये 1 उधर चला गया, माइनस का 1 हो गया, -1 को हमें लिखना होगा log e की पावर -1। x का मान 1/e से बड़ा होगा। ऑनलाइन की एक अलग अलग एक कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पे खुला आसमान है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है खुला आसमान है। अब जैसे मैं हूँ, शायद अगर मैं ऑफलाइन ये सिस्टम अभी ऑफलाइन चल रहा होता और यूँ ही चलता रहता, पर ये 2010 से हो गया था। ये तो अभी बाकी लोगों तक जो पहुँच बनी है वो तो इन 2-3 सालों में पहुँची है। अगर आप 2010 से उठाएँ तो 2010 के बाद में हमारा ऑनलाइन रीच बढ़ गया था। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, जो एमआईटी है, ये बड़ी-बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है, इन्होंने अपने कोर्स डालने शुरू कर दिए थे। 2009-2010 में ही उन्होंने अपने कोर्स लॉन्च कर दिए थे ऑनलाइन में। सबने अपना एक एक एक्स कंटेंट क्रिएट कर दिया था। जैसे एमआईटी को देखिए, एमआईटी एक्स, हार्वर्ड एक्स, स्टैनफोर्ड एक्स,
एक्स का मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने अपने जो कोर्सेज थे वो ऑनलाइन पे डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर ऑनलाइन का आ रहा है। तो उन लोगों ने अपने जो कोर्सेज थे वो ऑनलाइन अवेलेबल करवाने शुरू कर दिए थे कम फीस के अंदर। फीस तो कम का मतलब उनके लिए कम भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका कम भी होता है $70, है ना? उनका कम भी होता है ना, वो भी $70, $100, $150। अब जैसे हमारे लिए आता है तो उन्होंने तो रख दी फीस $70। कोर्स कितने का है? कोर्स में सिर्फ और सिर्फ मतलब एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मोनोटोनिक अभी आप जो पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये उनका एक टॉपिक होता है। इतने से टॉपिक की फीस है $70। $70 का मतलब हमारे लिए कितना हो गया? हमारे लिए ₹5000 हो गए। उसमें एक वीडियो कितने पढ़े? 5 वीडियो पढ़े, और 5 वीडियो के ₹5000 लगेंगे। फिर थोड़ा सा और कोर्स लिया आपने, वो एक सिंगल, उनका बिल्कुल फिक्स था पहले, अब तो काफ़ी बदल दिया उन्होंने, पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि वो भी सीख रहे हैं। तो शुरुआत में वो ऐसे ही करते थे, एक छोटा टॉपिक डालते थे, उसके ऊपर पूरा कोर्स होता था। और जैसे इन्फिनिटी का कोर्स था एक, मैंने किया था, तो उसका मुझे याद है कि उसका उस समय मैंने शायद $100 पे किया था। कोर्स था पैराडॉक्सेस एंड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी एंड पैराडॉक्सेस पे कोर्स था, ज़्यादा वीडियो थे नहीं उसमें, 5-6 वीडियो मुश्किल से थे, और उसमें से 2-3 तो डिस्कशन के थे और 1-2 पढ़ाने के थे। और उसका शायद $100 के आसपास उसकी फीस थी उस समय। अब गुणा करो कितने हो गए, ₹7500। लेकिन वही बात है, चाहिए तो करने ही पड़ेंगे। तो उस समय था, अब तो थोड़े रेट वेट भी कम आ गए उनके, अब तो फ्री कोर्सेज भी वो बहुत सारे देते हैं, कितने सारे कोर्स फ्री है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ऑनलाइन की वजह से। ना तो मैं कभी यहाँ से उठ के MIT जा सकता था, ना हार्वर्ड जा सकता था, ना स्टैनफोर्ड जा सकता था, संभव ही नहीं था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसने ऐसा कर दिया कि अब आप सबसे पढ़ सकते हैं, जिससे चाहे। आपका बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, आपके पढ़ने का मन होना चाहिए, फिर आप जितना चाहे उतना पढ़ो, जितनी चाहे आप किताबें मंगाओ, महंगी से महंगी किताबें आज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपकी किताब यहाँ ना मिलती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉरेन से मंगवा लो। आज अमेजोन है, amazon.com पे जाओ, amazon.in पे जाओगे तो वो इंडिया की किताबें दे देगा, amazon.com पे जाओ, आप अमेरिका की किताबें मंगवा लो। यानी जो किताबें इंडिया में अवेलेबल नहीं है और दुनिया के दूसरे किसी भी देश में अवेलेबल है, तो अमेजोन आप तक पहुंचा देगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता था? मतलब पढ़ने वालों के लिए क्या हो सकता था, है ना? तो वो कमाल की चीजें हैं कि जो ऐसे, और उनका मैंने जैसे भी आपको बताता है MIT, इनका कमाल की बात पता है क्या? कमाल की बात है इनका ज्ञान। वो जो जो उनका जो समझ होती है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। एक छोटा सा ये डिफरेंस आप देखेंगे जब भी आप लोग भी अगर ऑनलाइन जाके पढ़ेंगे, वो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत रीजनेबल होते हैं, कारण सहित बातें करते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं? बहुत ओपन बातें करते हैं। ओपन बातें मतलब विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ। हमारी सारी बातें में दिक्कत सिर्फ एक आती है कि हम लोग रीजनेबल नहीं है, हम लोग बहुत खुली बातें करते हैं। खुली बातें का मतलब जिनको जांचा परखा नहीं जा सकता, जिसको चेक नहीं किया जा सकता कि वो सही है या गलत है ना? जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने कह दिया, मैं ऑनलाइन गया और मैंने कहा अगर मन से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन आएगा ही आएगा, 100% आपका सिलेक्शन आएगा अगर आप मन से पढ़ोगे तो। अब इस क्वेश्चन, अब आपको लगा सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल है, सेंटेंस सिंपल नहीं है। ये सेंटेंस इतना ओपन है कि इसको कभी गलत साबित किया ही नहीं जा सकता। इसको धरती की कोई ताकत गलत साबित नहीं कर सकती। आप, मैंने कह दिया, आप में से कोई मान लो फेल हो गया और वो आके कहा कि सर आपने कहा था मन से पढ़ो, तो मैं क्या कहूंगा? बेटा तुमने मन से नहीं पढ़ाई की, तुमने मन से पढ़ाई नहीं की। अगर तुम मन से पढ़ाई करते तो तुम्हारा सिलेक्शन आता ही आता। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि जिसने मन से पढ़ाई की है वो करेगा, उसका सिलेक्शन आएगा। इसका मतलब तूने मन नहीं डाला। अब वो कभी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि उसने मन डाला था या नहीं डाला था। तो इतने ओपन वर्ड यूज करते हैं जो कभी गलत होते ही नहीं है। और ये नहीं होने की वजह से क्या होता है कि आप उनको सुन लो, अच्छे लगते हैं, सुनने में बहुत मजेदार होते हैं, लेकिन इतने बेकार होते हैं, इतने वर्थलेस है एकदम। वो कोई सेंस ही नहीं है उनको सुनने का। उनको सुनने से आप कहीं नहीं पहुंचे। ऐसे वर्ड दे दिए, इतने बड़े बड़े शब्द आपको सुना दिए, मत ही निकल। ईमानदारी इतना बड़ा वर्ड है, इसको आप कहीं फ्रेम ही नहीं कर सकते। ईमानदारी, क्या ईमानदारी? ईमानदारी, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो और लोगों को चक्री बना दो। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे एजुकेटर्स में होती है, वो खुले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप वहां जाएंगे तो वहां बहुत क्लोज वर्ड है, बहुत स्पेसिफिक वर्ड जो होते हैं वो यूज करते हैं, जिसको आप परख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। हमारे वर्डों को कोई सही और गलत को परख नहीं सकता। हमारे शब्द इतने खुले हैं कि कोई भी चाहे चैलेंज भी नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो भी इतने खुले शब्द हैं कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने गलत कहा था क्या। लेकिन इतना बच तो गया, वो तो बच गया, बोल के निकल गया क्योंकि मैंने खुदा खुला कहा था। लेकिन खुला कहने से वो चीजें रीजनेबल नहीं बनी ना, फिर वो इलॉजिकल चीजें हो गई। वो प्रॉब्लम है, वो चीज आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एक
अलग से देखने को मिलेगी। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एफ एक्स बराबर के एक्स क्यूब। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर क्या, एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल जिसकी पावर एक्स होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, तभी तो यहाँ पे बाबा ज्यादा क्यों चलते हैं। बाहर देखो, दुनिया के बाकी देशों में साइंटिस्ट चलते हैं, बाकी किसी भी देश में जाइए वहां वैज्ञानिक चलते हैं। अच्छे जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे वैज्ञानिक चलते हैं, भारत में बाबा चलते हैं। बाबा क्यों चलते हैं कि बाबा इतने खुले बातें बोलते हैं जिसको विज्ञान क्या, विज्ञान का स्क्वायर आके भी गलत साबित नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे यहाँ बाबाओं का राज होता है, क्योंकि बाबा इतनी खुली बातें करते हैं कि आप उन्हें गलत साबित कर ही नहीं सकते। कुछ भी कर लो, कभी भी आप कर लो, है ना। उसको क्या पकड़ सकते हो, आप नहीं पकड़ सकते। इसलिए देखो, आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो आपको जो बाबा जो हैं, जो मतलब धर्म गुरु है या धर्म को नहीं मानता होगा, आध्यात्मिक गुरु होगा या कुछ भी लेके आया होगा, एक गुरु होगा जो एक अलग टाइप की चीज लेके आएगा, वो बांट रहा होगा। फिर वो या तो दान करवा रहा होगा आपसे, या अपना कोर्स बेच रहा होगा, कुछ तो ऐसा कर रहा होगा जिसमें वो आपको बांध रहा होगा। यही भारत में चलता है। और जैसे मैंने कहा कि उनको कोई गलत साबित कर नहीं सकता, आ जाओ कोई कर सकता है तो एफ एक्स बराबर के एक्स क्यूब। और फिर ऐसे बाबाओं को मानने से आप साइंस से और दूर हो जाते हैं, और साइंस से और दूर होंगे तो और बेड़ा गर्क। साइंस से दूर होते और बेड़ा गर्क, क्योंकि जो भी विकास अभी तक धरती पे हुआ है वो तो विज्ञान से ही हुआ ना, वो तो विज्ञान से ही हुआ है। आपके आध्यात्मिक होने से आपके आध्यात्मिक होने से आपका भला हो सकता है, मान लीजिए मानते हैं, लेकिन देश का भला तो वैज्ञानिक होने से ही हो सकता है। एफ डैश एक्स, इसका अवकलन करने पर ही आ जाएगा 3 k x² और माइनस का 18x प्लस 9। अब ये कह रहा है कि भाई एक्स के इज मोनोटोनिक इन इच इंटरवल। आप कुछ भी ले लो, हर इंटरवल में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हर इंटरवल में, है ना, हर इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब एक्स का मान चाहे कुछ भी हो, और द्विघात समीकरण में हमेशा प्लस की आनी चाहिए, अवकलन का मान हमेशा प्लस आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक्स का मान चाहे कुछ भी ले लें, हर इंटरवल में ये पॉजिटिव ही आएगी, मतलब वर्तमान ही आएगा। और ऐसा तभी होता है, याद करो, द्विघात समीकरण हमेशा पॉजिटिव केवल तभी होती है जब b² माइनस 4ac का मान नेगेटिव हो, मतलब मूल काल्पनिक हो। मूल काल्पनिक हो तो ही ऐसा होगा, तो लगा दो शर्त। तो ये हो गया हमारा -18 का स्क्वायर 4 324 ये किस पे कटेगा, 3 पे काटो तो 21 और 108, फिर 3 पे काटो, कुछ तो गड़बड़ काटा, 18 का स्क्वायर 324, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, गड़बड़ तो मैं करता ही हूँ। 4×3 = 12 और 12 निम्न 108, हाँ 108 ठीक है, गुणा ही गड़बड़ है। के का मान 3 से बड़ा, हाँ के का मान 3 से छोटा है ना, बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, के बड़ा होगा 3 से, सी आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो गलत हो गया।
सही है। अगला हो गया। अब एक 2 दिन पहले की बात है कि मैं एक कोई पॉडकास्ट चल रहा था, वो पॉडकास्ट सुन रहा था और उस पॉडकास्ट में लिखा हुआ था कि न्यूटन ने हमारे वैदिक ग्रंथों से गुरुत्व आकर्षण का नियम या गुरुत्व का जो नियम है वो चुराया। तो मैंने सोचा यार, मुझे पता तो लग गया कि मैंने कहा कुछ ना कुछ घटिया तर्क वितर्क यहाँ चलेगा, लेकिन फिर भी था, मैंने कहा देखते हैं कितना घटिया लेवल जाता है और कितना बेवकूफ़ ये लोग बनाते हैं। सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि और सुनना इसलिए चाहिए कि ये चीज़ आप क्योंकि एज ए टीचर मुझे सुनना ज़रूरी है कि मुझे दोनों पक्ष सुनने चाहिए और मुझे अपने स्टूडेंट को भी इनलाइटेड करना पड़ता है कि भाई देखो कैसे तर्क भी चलते हैं, कैसे तर्क चलते हैं और कैसे तर्क नहीं है वो कुतर्क है। तो उसमें तर्क ये था, 1 मिनट पहले मैं खोलता हूँ फिर बात करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा नेट पे कि भाई न्यूटन ने चोरी कर ली, न्यूटन ने चुरा लिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे वेदों से चुराया था, है ना, या वेदों से नहीं चुराया था तो भास्कराचार्य जी ने ये पहले दे दिया था, और कोई और धर्म वाला कहेगा हमारी किताब में तो आज से 2000 साल पहले ही आ गया था। बिल्कुल आ गया था, कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मान लेते कोई भी धर्म जो भी इसका दावा करता है कि उसके धर्म को पहले ही पता था कि चीजें नीचे की तरफ आती है, तो आप एक बात माने, जिस दिन भी इंसान थोड़ा बहुत भी समझदार हुआ होगा, थोड़ा बहुत भी, जब ये किताबें नहीं आई होगी, जब भी ये चीजें नहीं आई होंगी, जब भी ये चीजें नहीं आई होगी, जब आदमी को लिखना ही नहीं आता होगा, हम उस दौर की बात कर लेते हैं, ताकि कोई भी किताब वाला, कोई भी धर्म वाला दावा ना ठोके। हम आज से 10,000 साल पीछे या 15,000 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि मानव सभ्यता बहुत पहले से, लाखों साल पहले से ही मानव था, होमोसेपियंस के फॉर्म में रहा करता था, जिसको धर्म से जाति से कोई लेना देना नहीं, वो जानवर मारता था और खाता था, उसका कोई धर्म से आसपास का कोई लेना देना था ही नहीं। उस समय की हम बात करें तो जब भी उस समय भी इतना तो एटलीस्ट पता ही था कि जो शिकार करने जा रहे हैं तो वो फेंक रहे हैं, तो जो भी फेंक रहे हैं वो नीचे आ रहा है, वो तो दिख रहा ही होगा, वो तो उसको दिख ही रहा होगा कि हर चीज जो, और दिख रहा है तभी वो फेंक रहा है। अगर सोचो चीजें नीचे नहीं आती तो पागल था वो फेंकेगा, पागल था भाला फेंकेगा, बोले भाला फेंक दो वापस कहाँ से लाऊंगा, फेंक तो दिया वापस कैसे आएगा। इसका मतलब उसको अज्ञान तो था, इस बात का ज्ञान तो था कि मैं भाला जो फेंक रहा हूँ वो कहीं जाएगा नहीं, वापस धरती पे आ जाएगा, है ना। सोचो अगर हमारी धरती पे कोई भी चीज फेंकने से वापस नीचे नहीं आती, तो एक छोटे से छोटा बच्चा जो न्यूटन को भी नहीं जानता, किसी चीज को भी नहीं जानता, उसे भी इतना तो पता है कि फेंकूंगा वापस कैच कर लूंगा, जानता है ना, हर कोई जानता है, चाहे वो पढ़ा हुआ हो बहुत छोटा हो, जब भी उसके अंदर थोड़ी समझ आती है इतना तो वो समझ जाता है कि चीजों को फेंकने से वो नीचे आती है। तो ये तो किसी की जरूरत नहीं है, ये तो किसी ग्रंथ की, किसी किताबों की, किसी की जरूरत नहीं है। हर छोटे से छोटा बच्चा जो थोड़ा समझ 3-4 साल का हो जाता है वो इतना समझने लग जाता है कि चीजों को फेंकने से वो नीचे आती है। अगर यही बात किसी ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी किताबों में लिखी हुई है, तो क्या बड़ी बात लिखी है। फिर कह रहे न्यूटन ने चुरा लिया, न्यूटन ने क्या चुरा लिया, ये 4 साल का बच्चा ही चुरा लेगा। आप 4 साल के बच्चे को जिसको पढ़ना ही नहीं आता उससे पूछ लो कि बेटा अगर किसी चीज को, उसने कोई न्यूटन का नाम नहीं सुना, अभी 4 साल का हुआ, जन्म ही लिया, कहे न्यूटन कौन, आइंस्टीन, कुछ नहीं सुना ना, उससे जाके पूछो 4 साल के बच्चे को कि बेटा अगर बॉल ऊपर फेंकू तो क्या होगा, तो कहेगा पापा नीचे आ जाएगी। अब उसको कह दो, उसके ऊपर भी नाम लगा दो कि वो भी साहित्य चोरी कर रहा है, उसने वेदों से चुराया है, इसने ये जो ज्ञान है बच्चे ने ये वेदों से चुराया है, या इन किताबों से चुराया है, या उन किताबों से चुराया है, या भास्कराचार्य ने पहले दिया था वहां से चुराया है। हद होगी यार, इसका क्या नियम है। अच्छा न्यूटन, अब बात करते हैं न्यूटन की, जो न्यूटन ने किया वो अलग था। वो क्या था, वो था ये बताया कि कितना है, कितना काम करता है, मात्रा क्या है उसकी, न्यूटन ने वो दी है। न्यूटन उसके लिए काउंट नहीं होते कि वस्तु नीचे की तरफ आती है, वो तो सदियों से लोग जानते हैं कि वस्तु नीचे की तरफ आती है। न्यूटन ने ये बताया कि वो कितना होता है और उसके डायरेक्शन क्या है, वो कितना होता है और उसकी डायरेक्शन क्या है, और दो कणों के बीच में ये कैसे काम करता है। न्यूटन ने ये बताया, न्यूटन ने बताया इसकी मात्रा F बराबर G m1 m2/r²। ये जो था ना, ये किसी ने नहीं बताया था इससे पहले, ना कोई बता सकता था। ये किसी ने नहीं बताया था कि F जो है ये एक बल है, और ये जो बल है इसकी मात्रा G m1 m2/r² होता है। ये कहीं बताया तो बता दो, कौन सी किताब ने बताया कि कितना होता है। अगर एक कण 1 किलो का है और एक कण 2 किलो का है, उसके बीच में बल लग रहा है, कोई ने बताया कि कितना था। ये न्यूटन ने बताया, ये सिर्फ न्यूटन ने बताया कि वो कितना होता है और वो किन चीजों पे डिपेंड करता है।
और कौन सी चीजें इसकी मात्रा को कम या ज्यादा करने में असर डालती है, ये न्यूटन ने बताया। और न्यूटन ने ये बताया कि इसकी डायरेक्शन किधर है, कौन सी दिशा में ये काम करता है। न्यूटन को कह रहे चोरी कर लिया। क्या चोरी कर लिया? क्या चोरी कर लिया? वो तो मैं कह रहा हूँ मेरे 4 साल का बच्चा ही जानता है। तो ये है, इतनी घटिया तर्क दे दिया। अब अच्छा, जो समझदार नहीं है वो तो क्या करेगा? जो उसको वीडियो को देख रहा है, जो समझदार नहीं है, ज्यादातर जनता नहीं है समझदार, वो कहेगा, वो अगले दिन स्टेटस पे लगा देगा, न्यूटन चोर था, न्यूटन ने हमारे यहाँ से चुरा लिए, यहाँ से चुरा के ले गया और वहां जाके छपवा दिया। क्या छपवा था? हमारे यहाँ क्या था, या हमारे कोई और जगह है तो क्या था? यही था कि वस्तु नीचे की तरफ आती है। वो तो मेरे 4 साल का बच्चा जानता है। वो तो मेरा 4 साल का बच्चा भी जानता है कि वस्तु फेंकने पर नीचे आती है। क्या चुराएगा उसको? लेकिन जो चीज है, देखो, दिमाग को कैसे करप्ट किया जा रहा है उसको समझो, कि आपके दिमाग को करप्ट कैसे किया जा रहा है, कैसे हम पूरी दुनिया। अब इसमें ये चीज क्या होती है, आपने कर लिया ठीक है, लेकिन अगर जब ये बात आप किसी समझदार लोगों के बीच में बोलते हैं, जब आप यही बात आपके समकक्ष लोग हैं उनसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप समझदार लोगों के चीज में जाएंगे, वहां जाके जब ये बात बोलेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि इसका तर्क लेवल क्या है, इसका लॉजिक का स्तर क्या है। वो तुरंत पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे, नहीं, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब ऐसे तर्क इसके पास है और ये कह रहा है कि हमारे यहाँ से चुरा के ले गए। मुझे एक याद आ रहा है, एक छोटा सा इंस्टांस था, जब एक नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीते हुए भारतीय मूल थे, राधा कृष्णन या ऐसे उनका नाम था पूरा, एग्जैक्टली कृष्णन करके ऐसा कुछ नाम था उनका। तो वो आईआईटी में एक बार कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो जब कॉन्फ्रेंस में आए थे तो हमारे एक नेता थे, तो हमारे एक नेता ने वहाँ पे, क्योंकि वो पता नहीं क्यों बुलाते हैं भगवान जाने, लेकिन पॉलिटिशियन को भी बुला लिया उन्होंने। इनॉग्रेशन के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन हो रहा था उसमें आए, और उन्होंने वो करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पे ऐसे होता था और ऐसे होता था और ऐसे उड़ के जाते थे, ऐसे जाते। तो ये जब कहा, तो अब देखो, जो साइंटिफिक सोच वाला आदमी है ना, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता ये चीजें। आप जब तार्किक हो जाएंगे ना, तो आपसे ये कूतर्क बर्दाश्त नहीं होगा, आप उठ के चले जाएंगे, बहस नहीं करेंगे। तो आपको पता है बेवकूफों से बहस करने में क्या फायदा, आप बहस नहीं करेंगे। लेकिन आप समझ जाएंगे कि इसका स्तर कितना है और इसे कितना दूर रहना है। दूरी का नियम आपको पता चल जाएगा कि इससे इतना दूर रहो, वरना मेरे लॉजिक और बिगाड़ देगा। तो वो समझ जाएंगे। तो उन्होंने फिर वो देखा, और वो इरिटेट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो एविडेंस चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आज से 10,000 साल पहले ऐसे होते थे, करके दिखाओ, करके दिखाओ। लिखा हुआ है, लिखे हुए से क्या मतलब है, करके दिखाओ। हम काउंट नहीं करते उस चीजों को, क्या लिखा हुआ था। कुछ भी कोई मनगढ़ंत बना के कुछ भी कह सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है या ऐसे है, तो आज का काउंट करो ना। अब मैं मेरे दादा या परदादा के बारे में बताता रहूंगी, मेरे परदादा ना ये करते थे या वो करते थे, इससे मैं कैसे डिफाइन हुआ? मेरे परदादा डिफाइन हुए ना, मैं डिफाइन तो नहीं हुआ ना। मैं तो आज भी वही रहा फिर। और जो भूतकाल की ज्यादा बातें करता है या भूतकाल पे ज्यादा गर्व करता है, इसका मतलब उसका वर्तमान खराब है ना। जिसका वर्तमान अच्छा होगा वो तो वर्तमान की बातें करेगा ना, वो भूतकाल की बातें थोड़ी करेगा। और जो भूतकाल की बातें कर रहा है, इसका मतलब उसका वर्तमान भयानक है, खतरनाक है, कुछ ऐसा है ही नहीं वर्तमान में बताने लायक, तो भूतकाल का सहारा ले रहे हैं। तो खुद समझ जाते हैं, वो लोग बेवकूफ नहीं है, मैंने कहा ना। तो उन्होंने लास्ट में जाते हुए एक बार जब वो वहां से चले गए, तो उन्होंने एक लेख लिखा, और उसमें लिखा कि जो इंडियन कांग्रेस है, साइंस कांग्रेस है, वो सर्कस है। मतलब इतनी ज्यादा पीड़ा हुई उनको कि लास्ट में उन्हें लिखना पड़ा कि इंडिया का जो साइंस कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब जो कम्युनिटी है, उसके बारे में कहा कि वो सर्कस की तरह है। सर्कस में हर कोई कुछ कर रहा है ना, कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और फिर उस पर थोड़ा विवाद भी हुआ और भी हुआ, लेकिन बात वो काफी हद तक सेट बैठती है कि लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी चिपका रहे हो, किसी के आधार पर चेप देते हो। ये जरूरी है इसे समझना कि भाई तर्क को तो समझो। न्यूटन को चोर बता दिया, आइंस्टीन को चोर बता दिया, हद है। सदियों से हम मानते आ रहे हैं उन लोगों को, यूं ही मानते आ रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंस आता है। इंडिया से चुरा चुरा के ले गए, फिर वहां जाके छाप दिया। इंट्यूशन मिल गए होंगे, इनसाइट मिल गया होगा। आज यहाँ से कोई भारतीय जाता है और अमेरिका में जाके पढ़ाई करता है और नोबेल प्राइज जीत जाता है, तो कल अमेरिका वाले कह देंगे कि हमारे यहाँ आया, चोरी करके ले गया और नोबेल प्राइज जीत गया। हाँ, वो भी हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट में गया था पतंजलि वाला, एक दवाई लॉन्च की थी पतंजलि ने, कोरोनिल करके। और उस समय दावा ये किया था कि जो कोरोनिल है कोरोना को मार देगी। कोरोना का ना तो जेनेटिक कोड समझ में आया था, ना कोरोना का बिहेवियर समझ में आया था। दवाई लॉन्च पहले हो गई थी, क्योंकि आयुर्वेद ने 5,000 साल पहले ही दवाई बना रखी थी कि ऐसी बीमारी आए तो ये दे देना। उसके पता है ये चीजें करने की वजह से क्या हुआ? अब आप सोचो इनकी वजह से क्या हुआ। इनकी वजह से ये हुआ कि आपका जो खुद का परंपरागत विज्ञान था वो लुप्त होने के कगार पे आ गया। आपके ये गैर जरूरी दावे है ना, झूठे दावे, ये झूठे दावे इतने इमेज खराब करते हैं बाहर ओवरऑल में,
कि आपको कोई भी सीरियसली लेना बंद कर देता है। अब आप आयुर्वेद को एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप नेट पे सर्च करें तो आयुर्वेद भारत के आसपास के कुछ ही देशों में वैलिड माना जाता है, और अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे तो आयुर्वेदिक डॉक्टर को डॉक्टर की संज्ञा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि यहाँ पे इतनी खाद खिंडा दी आयुर्वेद के नाम पे, मतलब वो विज्ञान गलत नहीं था, दावे को पहले प्रूफ किया जाता, एविडेंस लाए जाते, रिसर्च करी जाती, दुनिया तो मानेगी, दुनिया तो एविडेंस को मानेगी, कौन झुटला सकता है? विज्ञान पूरा एविडेंस पे आधारित है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं लाया, कोरोनिल पहले आ गई। अब ऐसे दावे ठोके ना, उस दावे से फिर क्या हुआ कि जो दूसरे देश है तो कोई प्रूफ तो करते नहीं है, सीधा दवाई लाके चिपका देते, बोला नहीं, बैन, वो बैन। और इसी वजह से आयुर्वेद जो है वो दुनिया के थोड़े से देशों में, मुश्किल से शायद 4 या 5 देशों तक ही सीमित है। अगर आप जाएं तो शायद आयुर्वेदिक, अगर आप नेट पे सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। आयुर्वेद जो है वो 3-4 देश ही है आसपास के जहां तक वैलिड है, उसके बाद में वो वैलिड नहीं रहता। अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर को डॉक्टर नहीं माना जाता है बाकी देशों में, सिवाय 4-5 देशों को छोड़ के। और ये हालत क्यों की? इससे ज्यादा होम्योपैथिक को माना जाता है, एटलीस्ट होम्योपैथी के एटलीस्ट इतनी जगह है। तो देखो क्या कर दिया हम लोगों ने, झूठे दावे। तो झूठे दावे खराब कर देते हैं। अच्छा ये तो हो ही गया, रिपीट हो गया, इस पे आ जाओ। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर, हाँ वो चलती है। अभी वो एक शोर मचा था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो पैरासीटामोल देने लग गए, तो फिर बाद में जो मंत्रालय है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप पैरासीटामोल नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप उसके लिए स्टडी नहीं करके आए हैं। आप पैरासीटामोल उनके लिए स्टडी नहीं करके आए, या तो हम एक काम करें कि आयुर्वेदिक में 1 साल इंग्लिश जो मेडिसिन है उसका कोर्स करवाया जाए ताकि वो तैयार हो सके। अगर सोचो आयुर्वेदिक को इंग्लिश मेडिसिन का कोर्स करना पड़ेगा तो आयुर्वेदिक कितना कमजोर हो जाएगा, फिर तो उसका और ही कमजोर हो जाएगा भाई। फिर तो आयुर्वेद आयुर्वेद ही नहीं रहेगा, वो भी अपना पूरा अपनी नींव ही खो देगा। अगर वो पैरासीटामोल देने लग गया तो फिर कौन आयुर्वेद के पास, सीधा डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। इंपॉर्टेंस है, ये समझो ये बात कि झूठे दावे कितने बुरे होते हैं। आ जाओ इस पे अब, ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स 3/2 आगे, एक्स की पावर हाफ, फिर 3x माइनस एक्स की पावर 3/2 को छोड़ दिया, 3x बाहर, 3 बाहर, एक्स का 1, 10 का 0, और एक्स की पावर हाफ कॉमन, तो ये बच गया 3/2, 3x माइनस 10, और x हाफ कॉमन निकाल चुके हो तो ये 3x ये बच गया। और हमें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, ये आपका अंडर रूट एक्स आ गया, ये 9x माइनस 2 माइनस 30/2 यानी 15 प्लस 3x, अंडूड का मान तो कभी माइनस में आएगा नहीं, ये 6 और 15x -2 -15 ग्रेटर देन 0, उसको उधर ले जाओ तो x का मान बड़ा आ गया 2 से, 2 से बड़ा, 2 से लेकर अनंत तक। अब 2 शामिल कर लिया, कर लो भाई तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सही है, ठीक है, अगला
तो आप देखेंगे, आप कभी टीवी चैनल देखेंगे सत्संग वाले, उसमें जाके देखिए वो विज्ञान की ऐसी ऐसी दुर्गति कर रहे होंगे, विज्ञान की ऐसी ऐसी बुरी तरीके से दुर्गति कर रहे होंगे कि पूछिए ही मत। आपको लगेगा अरे यार क्या कर रखा है इन्होंने, विज्ञान की धज्जियां उड़ा रहे होंगे वो लोग। और फिर ऐसी चीजें जब जाती है बाहर, तो वो क्या समझते हैं कि इनका जो तार्किक टेम्परमेंट है, जो लॉजिकल टेम्परमेंट है, वो है ही नहीं लोगों में। इनको तर्क समझ में ही नहीं आएंगे, इनको तो ये जो घटिया सस्ता तर्क है ना, यही समझ में आएगा। इनको ऐसे तर्क दो ही मत, क्योंकि वहां पे है ही नहीं तो आएगा कैसे। एक्स का मान 2 से बड़ा आया है, तो 2 से पीछे हर जगह ये हाशमान होगा। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एक्स का अवकलन 1, ई की पावर को छोड़ दिया, फिर एक्स को छोड़ दिया, ई की पावर का अवकलन ई की पावर, फिर अंदर वाले का अवकलन ब्रैकेट खोल दें, तो ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, ई की पावर कॉमन निकाल लो, ई की पावर एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन, फिर ये 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये उधर चला जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस उधर जाते ही 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1, तो एक तो माइनस 1/2 आ जाएगा और एक प्लस 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1/2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, हमें क्या चाहिए माइनस वाला, तो वर्धमान तो ये हो गया, ये हो गया वर्धमान, और ये दोनों हो गए हाशमान। अब ये लग रहा है तो प्लस का है, प्लस पे हाशमान कैसे हुआ, प्लस पे हाशमान नहीं हुआ, एक्चुअली ये जो आया है ना ये मांगा है, ये हमसे मांगा है ना, हमें ये मांगा गया लेस देन 0, हमने वर्धमान से शुरू किया था, देखो ये रहा, वर्धमान से शुरू किया था कि वर्धमान होगा, कब वर्धमान होगा, जब ये माइनस का होगा, तो ये जो माइनस है एक्चुअली माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये वाला है, क्योंकि ये जब सवाल के बीच में आया तो चेंज होके माइनस का बन गया, जब आप ये माइनस का लेंगे तो अपने आप ही आपका अवकलन प्लस का हो जाएगा, इसलिए है ना, ये मत ले लेना कई बार यहाँ के चिन्हों को मान लो कि वर्धमान तो वो होता है जहाँ माइनस का, वर्धमान तो प्लस वाला होता है, माइनस वाला थोड़ी होता है, तो ये माइनस प्लस वाला इसके हिसाब से आया है, इसका प्लस माइनस आया है, ना कि इसका प्लस माइनस आया है, जब ये माइनस का होगा तो ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो -1/2 से लेकर 1 के बीच में ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग इन 2 के बीच में, डिक्रीजिंग -1 से लेकर ये रहा, बस -1/2 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, अगला अगला सवाल, यह है एफ एक्स बराबर tan इनवर्स sin x प्लस cos x, एफ डैश एक्स ये हो गया tan इनवर्स का अवकलन, फिर साइन और कॉस का अवकलन हो जाएगा, साइन का cos x और कॉस का माइनस साइन एक्स, अब √2 से गुणा और √2 का भाग देके इसको पैक कर लो, है ना, इसको पैक कर लो, पैक कर लो तो ये बन जाएगा cos π/4 माइनस एक्स का, डन, है ना, बंद कर लो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, चाहो तो खुला रख सकते हो, मर्जी है आप लोगों की, है ना, बंद करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी, मैंने बंद कर दिया, है ना,
एक अंडर रूट 2 से गुणा और अंडर रूट 2 का भाग, अंडर रूट 2 से गुणा और भाग, ये अंडर रूट 2 गुणा में है, भाग वाला तो अंदर चला जाएगा, गुणा वाला रह जाएगा। अंडर रूट 2 से गुणा अंडर रूट 2 का भाग, फिर 1 बटा अंडर रूट 2 की जगह cos 45 रख दिया, इसकी जगह sin 45 रख दिया, ये प्लस का हो गया। ठीक है ना। तो बंद करना चाहो बंद कर लो, खुला रखना चाहो खुला रख लो, जैसा चाहो वैसा ठीक है ना। बंद भी कर सकते हो, खुला भी रख सकते हो। ये हमें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए। ये सब उधर चले जाएंगे, कॉस बच जाएगा। हमें कॉस का मान प्लस का चाहिए, और हम जानते हैं कि कॉस का मान जो प्लस का है वो तभी होता है जब -90 से +90, क्योंकि कॉस जो होता है वो -90 से +90 के बीच में प्लस का होता है। अगर हम कॉस के ग्राफ को देखें तो कॉस का ग्राफ -90 से लेकर +90 के बीच में, -90 से लेकर +90 के बीच में, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में प्लस का होता है, ऊपर जाता है। तो यानी इसका जो कोण है वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो कोण कितना है, π/4 + x, ये +90 और -90 के बीच में होना चाहिए, दोनों तरफ π/4 घटाने पर, तो π/4 घटाने पर ये हो गया माइनस का 3π/4, 3π/4 से लेकर π/4 तक, तो -3π/4 से लेकर π/4 तक, ऐसा कौन सा हो जाएगा, इनके बीच में कौन सा है, इनके बीच में ये आता है, बी आता है, ये आता नहीं है, ये 90 से ऊपर चला गया इसलिए गलत, ये भी 90 तक जा रहा है इसलिए गलत, ये -90 से लेकर +90 तक जा रहा है इसलिए ये गलत। ये ढंग का सवाल है, ऐसा सवाल होना चाहिए, ये परफेक्ट है, ये सही है। अब आप देख लो आपका जो इंटरवल आया है उस इंटरवल के अंदर कौन सा आता है वो सही है ना, वो जो है ना उसके अंदर आना चाहिए वो सही है, उसके अंदर आ गया वो सही है। ठीक है, अच्छा आ जाओ उसको, ये रहा, इसको जो मैंने यहाँ किया है वो है √2 से गुणा √2 का भाग। ये बंद हो गया, cos π/4 + x, ठीक है, बाकी सबको इधर भेज दिया बस। कॉस है, कॉस -90 से +90 के बीच में प्लस होता है, कॉस जो होता है वो -90 से +90 के बीच में प्लस होता है, बस ये कॉस है, इससे थीटा बोल दूं, इसका नाम थीटा रख लो बस। और कॉस थीटा 0 से बड़ा चाहिए, कॉस थीटा 0 से बड़ा होता है -90 से +90 के बीच में, तो -90 से +90 ले लिया, थीटा -90 से +90, फिर हमने x का मान निकाल लिया। और चाहो तो सीधा निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर देन 0 लो, भेज दो इसको, cos x sin x ग्रेटर देन 0, और cos x बड़ा आ जाएगा sin x से, cot x बड़ा आ जाएगा 1 से, और cot x 1 से बड़ा किस में है, वो आंसर है। वो इंटरवल देख लो जिसमें cot x 1 से बड़ा है, और cot x 1 से बड़ा इस इंटरवल में आ जाएगा, ये सही है। सीधा भी कर सकते हो, मैं तो थोड़ा बहुत है ना
वो पेचीदगियां बनाने के लिए करना होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत और भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। इस वाले एक फिक्स तरीके पकड़ के रखोगे तो फिर आप नए तरीके नहीं सीखेंगे, आप नए तरीके नहीं सीखेंगे। और कई हर सवाल उसी तरीके से हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ अटपटा भी करके देखो, कुछ अलग करके देखो, कुछ अलग बना के देखो। नहीं काम करेगा तो उस पर अध्ययन करो कि क्यों नहीं काम कर रहा, क्यों आज ऐसे नहीं हुआ, मैंने तो ऐसे बनाया था ऐसे क्यों नहीं हुआ। क्योंकि गणित है, ऐसे जाओ वैसे जाओ कैसे भी जाओ, बस सही जाओ, आंसर सही आएगा। तो थोड़ा चेंज करके देखो फिर उस पर, है ना। एनालिटिकल स्टडी जिसको कहते हैं, एनालिटिकल स्टडी यही होती है जब आप एक थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं चीजों के बारे में कि भाई ऐसे करके देखो ना क्या है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, पर नहीं हो रहा तो कुछ तो होगा कारण, वो कारण पकड़ो। इससे दिमाग के वायर जुड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा वायर और कनेक्ट हो जाएंगे। आगे साइन एक्स कोस एक्स -π/4 से लेकर ये आ जाएगा f'(x) साइन एक्स का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स। कोस एक्स कॉमन निकाल लो, ये सीधा फॉर्मूला बन गया है ना, सीधा फॉर्मूला बन गया आपका। कोस एक्स कॉमन ऊपर से, कोस एक्स नीचे से कॉमन और कट कर दो, ये हो जाएगा tan x। ये हो गया आपका tan π/4 माइनस एक्स। tan का मान प्लस का कब तक होता है, tan का मान 0 से 90 के बीच में होता है, प्लस का 0 से 90 के बीच में। आपको वर्धमानी चाहिए ना, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। और x का मान इन्होंने दिया है -π/4 से लेकर 3π/4 तक, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। हम जानते हैं जो tan होता है, tan के ग्राफ को अगर हम देखें तो tan का ग्राफ जो प्लस होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में tan प्लस का होता है। ये tan का ग्राफ होता है 0 से 90 के बीच में। जीरो से 90 के बीच में, 0 से π/2। तो ये जो कोण होगा tan वाला, ये 0 से 90 के बीच में होगा, π/4 घटाने पर, π/4 घटाने पर, अब माइनस से गुणा करने पर, तो ये आ गया -π/4 से लेकर +π/4 तक, ये आंसर आ गया। हाँ आज शाम को वो टेस्ट वाली क्लास हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए एक कल कल संडे है ना, कल तो मेरी एक यूट्यूब पे क्लास रहेगी, आइगन मान आइगन सदिश वाली, तो कल वो क्लास रहेगी। तो एक काम करेंगे, मंडे को अपन जो है ना, मंडे को एक क्लास कर लेंगे, मंडे को एक गाइडेंस क्लास ले लेंगे। आप में से जो लोग भी पिछड़ रहे हैं, स्वाभाविक है, कोई भी अजीब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको शुरू में भी क्लास जब शुरू हुई थी तब मैंने कहा था कि पिछड़ना स्वाभाविक है। आपको लग रहा होगा कि मैं धीमा हूँ, मतलब आप कब मेरा कोर्स होगा और क्या होगा, धीरे धीरे आपको महसूस हो जाएगा कि मैं बहुत तेज हूँ, बहुत फास्ट हूँ, है ना। शुरुआत में लगा होगा, शुरुआत में लगा होगा नहीं, जो पहले दिन आता है, 2 दिन आता है, 5 दिन आता है, उसको लगता है कि अरे यार, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम है जो धीमा है लेकिन कंटिन्यू है ना, वो बहुत फास्ट होता है, दिखता है आपको वो धीमा है। जो धीमा है लेकिन लगातार है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। तो मेरी आदत वही है, मैं धीमा हूँ लेकिन लगातार हूँ। और जो धीमा होता है और लगातार होता है ना, वो बहुत तेज होता है। तो मेरा यही गुण काम करता है, मैं धीमा हूँ परंतु लगातार हूँ। वो फिर आपको लग रहा होगा कि हम पीछे रह गए, हमसे बहुत सारी चीजें छूट रही है। शुरुआत में ऐसा नहीं लगा हो, शुरुआत में लगा हो नहीं है तो इतना सा पढ़ाते हैं तो हम कभी घूमते फिरते ही पढ़ लेंगे।
हाँ, कोई बात नहीं, पिछड़ना स्वाभाविक है। एक क्लास ले लेंगे, गाइडेंस क्लास, समझा देंगे। ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है आप लोगों की, आप लोग मुझसे पिछड़ना स्वाभाविक है आपका। आपका स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने पहले कहा मेरी नियमितता है। आप में से जो भी नियमित है वो मेरे बराबर है, और जिसके भी अनियमितता आई है बीच में, कोई भी कारण से आई, बीमारी की वजह से आई, शादी प्रोग्राम, जिसकी वजह से भी अनियमितता आई, वो मुझसे पिछड़ गया। जिसके भी अनियमितता आई वो मुझसे पिछड़ गया। तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें पिछड़ जाती है, छोड़ दो। जहां से चल रहा है वहां से स्टार्ट कर दो। बीच में छूट जाएगी ना, थोड़ी बहुत छूट जाओ। कभी तो समय मिलेगा, जिस दिन समय मिलेगा उस दिन वापस से उसको कवर कर लेना। ये छूटना स्वाभाविक है, लेकिन डरो मत, कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ छूट रहा है तो उसको फिर छोड़ दो, पकड़े मत रखो। अगर छूट गया है कोई तो छोड़ दो, जहां से क्लास चल रही है वहां से जुड़ जाओ और फिर आगे चलते रहो। ये सबके साथ ही चलता है, सबके स्ट्रेस रहता है। जो भी तैयारी कर रहा है वो स्ट्रेस से गुजरता ही गुजरता है। पढ़ाई छोड़ने के मन में ख्याल आते हैं, पढ़ाई छोड़ दूं, नौकरी की तैयारी छोड़ दूं, कुछ और कर लूं। ये सामान्य प्रवृत्ति है। अगर ऐसा आ रहा है तो ठीक आ रहा है, इसका मतलब आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इतना सोच रहे हैं। वरना जो सीरियसली तैयारी नहीं करते उनको कोई ख्याल नहीं आते। डिक्रीजिंग चाहिए। बुरे ख्याल अच्छे लोगों को ही आते हैं। कभी देखा बुरे लोगों को बुरे ख्याल आ रहे हैं? कभी देखा आप लोगों ने कि बुरे लोगों को बुरे ख्याल आ रहे हैं, अच्छे लोगों को बुरे ख्याल आते हैं? एक कुछ होता हो गया, तो आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए बुरे ख्याल आ रहे हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको कभी ख्याल आते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं रह जाऊंगा तो क्या होगा? मुझे पता है, रहा हुआ हूँ, गारंटी है। दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है ही नहीं जो मेरा सिलेक्शन करवा सके, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा। टेंशन किस बात की? टेंशन किसको हो रही है? सिर्फ उसी को हो रही है जो पढ़ाई कर रहा है, जो अपनी तैयारी को लेकर गंभीर है ना? ये एक इंडिकेटर है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं इतना ही कहते ही आप 4 से 5% लोगों में आ जाते हैं। सिर्फ 4 से 5% लोगों में आ जाते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी 95% लोग तैयारी नहीं करते, सोचते तक नहीं है। तैयारी तो बहुत दूर की बात। किताबें लाएंगे, फॉर्मेलिटी सब करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। आप पढ़ रहे हैं तभी चिंताएं हो रही है ना? तो उसको पॉजिटिव वे में लें, अच्छी चीज है, आप अच्छा कर रहे हैं। ये सवाल वैसा का वैसा है, इसको कर डालो। ये पहले भी आ चुका है, ऐसा ही एक भाई आया था। नहीं, सबके साथ होता है ये केवल उन लोगों के साथ होता है जो पढ़ता है। जो पढ़ाई करेगा उसको ही चिंता होगी, मैं पिछड़ रहा हूँ, मेरे से कवर नहीं हो रहा है। सोचो, किसी ने किताब ही नहीं खोली, उसको काहे की चिंता? उसको कैसे पता चले कि कहाँ पिछड़ रहा है? वो ना तो पिछड़ रहा है, वो सबसे आगे है। उसने किताब ही नहीं खोली, वो सबसे आगे ही है। आपने किताब खोली, आपने पढ़ाई की, आपको महसूस हुआ ये टॉपिक पीछे चल रहा हूँ, इस टॉपिक में आगे चल रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये कम समझ में आ रहा है, यहाँ नंबर नहीं बन रहे। आपको पता है, इतनी बात में आप 4 से 5% लोगों में आ जाते हैं। और मेरी क्लास आप डेली ले रहे हो तो आप 1% लोगों में आ गए। मैंने अब शुरू में भी आपसे कहा था, अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर मेरी डेली क्लास ले रहा है, डेली मेरे साथ है, 2 क्लास 3 क्लास जिससे भी क्लास लगती है, उसमें अगर मेरे साथ है, तो 1 साल निकलने के बाद बहुत बड़ी संभावना है कि उसका सिलेक्शन होके ही रहेगा। है ना? जो भी बच्चा मेरे साथ डेली है, क्योंकि मेरे साथ डेली वही रह पाएगा जो नियमित है। और बिना पढ़े क्लास में आके करेगा क्या? बिना पढ़े क्लास में आके करेगा क्या? तो पढ़ के आना ही पड़ेगा। अब जब पढ़ के आना पड़ेगा, डेली पढ़ रहा है, मेरी डेली सारी क्लासेस ले रहा है, तो 1 साल में वो ऐसा तैयार हो ही जाएगा कि सिलेक्शन आएगा ही आएगा। जाएगा कहाँ? और मुझे लगता है कि जैसे अभी अभी बता रहा हूँ, अभी शायद अभी भगवान ने चाहा, ईश्वर की कृपा रही सब कुछ, और अब जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, तो एक बहुत बड़ा सिलेक्शन जो है ना वो मेरे बेस में से निकलेगा। 200 250 वाला जो है ना बड़ा, ये बने हुए नंबर नहीं है, आज ही कह रहा हूँ, चाहे लिखवा लेना। अभी तो भर्ती शायद 1 साल आगे की है,
अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ से आज ही घोषणा कर रहा हूँ कि जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी सिलेक्शन आएंगे, तो सीधा एक बहुत बड़ा बल्क आएगा 200-250 का मेरा एक साथ ही, क्योंकि मेरे बहुत बच्चे रेगुलर हैं, ज़्यादा बच्चे रेगुलर हैं, प्लस कुछ ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, टाइम नहीं दे पाते, वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो एक बड़ा प्रतिशत है मेरा जो एक्टिवली क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक्टिवली पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो सिलेक्शन आएगा सेकंड ग्रेड का, वो मेरे साइड से आएगा, ओरिजिनल सिलेक्शन। ऐसे तो बनाने में तो चाहे 500 बना दो, है ना, नेम वाइज कि भाई ये नेम है, इस तरीके से मेरा ही आएगा। तो हम इस बार की भर्ती में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले होंगे। F-X -2P। ठीक है, क्या चाहिए? डिक्रीजिंग चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए। तो 2P को उधर ले जाओ, -sin x -2P <0। 2P उधर चला गया, दो का भाग दे दो। तो ये P है। अब साइन पे आ जाओ। हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। इस पे धीमे हो जाना है, यहाँ पे sin 1 + 1 होता है। फिर हमें चाहिए माइनस का साइन, तो माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल गया, ये चिन्ह बदल गया। फिर 2 का भाग दे दिया, ये 2 का भाग आ गया। ये -sin x/2 आ गया हमारा, -1/2 से लेकर +1/2 तक। यानी अब ये जो मान है, ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है, इसका मान -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में है। और P उससे बड़ा होना चाहिए, P उससे बड़ा होना चाहिए, यानी P किससे बड़ा होना चाहिए? 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया B। ये चीज बहुत जरूरी है, ये पेपर में आएगा तो लोगों को नेगेटिव मार्किंग करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा है, लोग वही समझेंगे। माइनस प्लस वाला थोड़ा सा खेल आएगा, वो गलत समझ बैठेगा। पहले आपको इस साइड की जो वैल्यू है वो निकालो, तय करो कि वो कहाँ से कहाँ तक है, और फिर देखो P क्या चाहिए आपको, सबसे बड़ा चाहिए उससे, तो उस इंटरवल में जो सबसे बड़ा मान है उसके आगे P होगा, उसके आगे से P शुरू होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, लगा नियमितता फर्क पड़ता है। नियमितता मतलब जादू है एक तरह से। मैं हमेशा मानता हूँ, लोगों के कहते हैं सर नियमितता को आप पेटेंट करा लीजिए। बिल्कुल पेटेंट करा सकता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि मेरे पास एक ही स्ट्रेंथ है, वो है नियमित होना। मैं नियमित हूँ, और अपने बच्चों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो नियमित रहो, और फिर आप खुद जादू देखिएगा, फिर आप कमाल देखिएगा कि क्या नहीं आता। धमाके से रिजल्ट आएंगे, लोगों को यकीन ही नहीं होगा, लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा होगा। अभी एक एग्जाम्पल छोटा सा है कि मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, तो उसमें कई बच्चों के फ़ोन आए थे, बोले सर डेली टेस्ट कोई करवा सकता है क्या? मैंने कहा देखना। बोला डेली टेस्ट करवा सकते हो क्या? मैंने कहा देखना। जो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते वो चीज़ होगी। मैं डेली टेस्ट करवाऊँगा, और पूरे एग्ज़ाम तक जो टेस्ट हमारे चलेंगे वो एग्ज़ाम तक चलेंगे, डेली करवाऊँगा। देने वाले मिले ना मिले, लेकिन मेरी तरफ से आपको डेली टेस्ट मिलेगा। यही तो पावर है। मैंने कहा और चीज़ है क्या? और बाकी चीज़ें तो कुछ काम करती नहीं है। बाकी चीज़ें तो वो आपको फ्लो में डाल दिया, उस फ्लो में चलते जाओ, वो फ्लो आपको अपने आप ही ले जाएगा। डेली टेस्ट डाल दो, आप डेली टेस्ट दे दो। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डेली टेस्ट डालो, डेली टेस्ट दे दो, डेली क्लासें आएँ, डेली क्लासेस ले लो। उन क्लासों में जो पढ़ाया उसको रिवाइज़ कर लो, बात खत्म। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं सोचना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो टेस्ट दे दो, बात खत्म। अपने आप सारा काम हो जाएगा, है ना? अगला सवाल। हाँ, पक्का लगेगा। कहेगा हाँ, आपने सिलेक्शन इतने सारे आउट कर दिए। कोई मानता ही नहीं है। अब एमपी वाला था, एमपी वाले में सिलेक्शन जो थे मेरे, मैंने घटा-घटा के सिलेक्शन कम से कम वही जो एकदम कन्फर्म हुए थे वो बताए थे। और जबकि
थे इतने सिलेक्शन, इस बार भी ऐसे ही है। अब आप तो जो मेरा हिस्सा है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग तो देखते ही हैं सारा दिन। पता है आप, हम पॉइंट देखिए, हम 3 क्लासेस लेते हैं, 3 क्लासेस डेली। बाकी आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे चले जाइए, नॉर्मली 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, एक क्लास सिंगल क्लास होती है पूरे दिन भर में 1.5 से 2 घंटे की। हम 1.5 से 2 घंटे की 3 क्लास लेते हैं, यूट्यूब वाली अलग, और जो कभी कभार यूट्यूब पे लेते हैं वो अलग, और जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी पूरे साल भर की वो अलग। अब सोचिए, इतनी मेहनत जब आप करते हो या इतने तरीके से आप करते हो, तो रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? वो तो बनना ही बनना है, कहाँ जाएगा? तो फिर अब लोगों को लगेगा साल भर बाद में, ये तो बना के रिजल्ट बना रहे हैं, ये तो खुद ऐसे ही रिजल्ट दे रहे हैं। अरे खुद नहीं दे रहे, देखो तो सही पीछे आके। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको तो पता है, लेकिन जो नहीं जुड़ा हुआ उसको तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई जादू कर रहे हैं, पेपर लीक करा रहे हैं। और अभी टेस्ट सीरीज आ जाती है, आप टेस्ट सीरीज में कंपेयर कर लेना। अभी टेस्ट सीरीज आ रही है, आप टेस्ट सीरीज में कंपेयर कर लेना कि हमारे बच्चे ही टेस्ट सीरीज में भी ऊपर रहेंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा, आपको ये बात और कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग जो हैं वो बाकी, अब टेस्ट सीरीज में तो बाहर से आ रहे हैं लोग, ज्यादातर लोग जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो लगभग लगभग बाहर की कोचिंगों के हैं। कोई इस कोचिंग का है, कोई उस कोचिंग का, ये तो बाहर के हैं, ये लोग तो बाहर के आ रहे हैं। और कम से कम आराम से ये 100-150 बच्चे टेस्ट सीरीज में आ जाएंगे जो बाहर के होंगे, और अच्छे बच्चे ही होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज ले रहे हैं मतलब पढ़ने वाले ही हैं, तो ये तो अच्छे होंगे। इनसे तो आपका कंपटीशन होगा, मेरिट देख लेना, मेरिट में हमारे बच्चे नहीं बोले तो मुझे कह देना। तो वही बता रहा हूँ, सब चीजें कहाँ चेक करवाना चाहते हो वहां चेक करवा लो। 1/x+1। अवकलन करने पर होगा -1/x+1 का स्क्वायर। और कल टेस्ट सीरीज में टॉप करोगे तो कहते हैं टेस्ट सीरीज लीक करा दी, है ना? टेस्ट सीरीज में जब आप लोग टॉप करोगे तो फिर आप में से कई, वो हो सकता है बाहर के कोई लोग कहे कि भाई टेस्ट सीरीज पहले से ही लीक थी तभी सर के टॉपर आए हैं। इन इल्जामों का तो क्या कर सकते हैं। ये कट गया, -1 आ गया, ये x+1 आ गया, कट गया, x बच गया, ये 0। तो इंक्रीजिंग, x 0 से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग। तो बहुत है, बहुत इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, डिपेंड करता है कि x क्या है। -h क्या रह गया? अच्छा माइनस था बीच में, ओह माइनस खा गया। -x और -2, माइनस बाहर, x+2, x का मान दिया हुआ है, वो भी ध्यान नहीं दिया, x का मान दिया हुआ है कि x का मान 0 से बड़ा है। अब x का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो ये हमेशा ही माइनस का आएगा, हमेशा ही, है ना? ये हमेशा ही माइनस का आएगा, <0 आएगा, मतलब डिक्रीजिंग आएगा। दिया हुआ है इस वजह से, कहा है कि x को 0 से बढ़ा लो, दिया हुआ है कि x को 0 से बढ़ा लो, है ना? ये दिया है, इस वजह से ऐसा हो गया कि x का मान 0 से बड़ा ही लेना है। अब x का मान 0 से बड़ा लोगे तो 0 से बड़ा लोगे, +2 जोड़ोगे, ये तो स्क्वायर है, ये तो प्लस का आना ही है, और ये माइनस हमेशा माइनस रहेगा, हमेशा माइनस रहेगा, यानी हमेशा ये नेगेटिव आएगा, और हमेशा नेगेटिव आएगा मतलब एक डिक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा ये। चलो एक फटाफट इसको कर दो, फिर एक और रहेगा, ठीक है। चलो मैं निपटा देता हूँ उसको, इतने में अगली क्लास का टाइम हो जाएगा। f'(x), ये हो गया 3x² -2x -1,
डिक्रीजिंग चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, गुणनखंड आ जाएंगे इसके। -1/3 से लेकर 1 तक। क्या माइनस का चाहिए ना, डिक्रीजिंग ही चाहिए, ठीक है। तो -1/3 से लेकर 1 तक। एक लास्ट और कर दो, इसे और कर दो एक, फिर 77 हो जाएंगे। ये हो गया इसका अवकलन। e की पावर -x को छोड़ दिया, x का 1, 2 का 0, वर्धमान का निकाल लो। f डैश x ग्रेटर देन 0 माइनस e की पावर -x, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस को भेज दो और इसको भेज दो, तो x प्लस 1 लेस देन हो गया 0 से, तो x छोटा होगा -1 से, तो माइनस से 1 से छोटे होने पर यह वर्धमान होगा। -1 से लेकर अनंत तक वर्धमान होगा, -1 से पीछे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज तो डी आपका आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। ये लो, इसी के साथ ये हमारा वर्धमान हाशमान 77 क्वेश्चन के साथ इसको बंद करते हैं। और अब अगला जो टॉपिक है टेंजेंट वाला वो स्टार्ट करेंगे, स्पर्श रेखा की जो ढाल है उसको स्टार्ट करेंगे, और फिर मध्यमान पर में, और उसके बाद में फिर उस पर जाएंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट पे, तो थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, लीनियर अलजेब्रा की क्लास, लीनियर अलजेब्रा वाली क्लास में फिर मिलते हैं, 1:30 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं, मंडे से कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस थोड़ी और लगातार हो जाए, ताकि आप लोग दोपहर तक है ना तीनों क्लासेस लेकर फ्री हो जाएं। तो थोड़ा सा गर्मी भी आने लग गई है, तो सुबह वाले को थोड़ा सा और पीछे खींचेंगे, मतलब 7 से लेकर 8:30, फिर 9:30 से लेकर 11, फिर 12 से लेकर 1:30 बजे तक, तो ऐसे 3 क्लासेस हो जाएगी। तो आप 1:30 बजे तक आपकी तीनों क्लासेस, क्योंकि ये एमएससी वाली क्लासेस चल रही है, तो ये भी 2 महीने तो एटलीस्ट चलेंगी, तो थोड़ा टाइम टेबल को और पैक कर देंगे, ताकि आप 1:30 बजे तक आप लोग फ्री हो जाएं, ठीक है। फ्री तो आप क्या हो गए, सारा दिन ही पढ़ो भाई, फ्री तो अब तो फ्री तो नौकरी लगने के बाद ही हो गए। नहीं, सेकंड ग्रेड की नहीं, पीजी वाली क्लासेस है, जो पीजी के टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, या जिनके अंदर फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक आते हैं वो वाले कॉलेज, लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा जिसका भी हिस्सा है, उन क्लासेस को मैंने वो क्लासेस की हुई है, जिनके अंदर क्लासेस दिखा रहा है, मतलब उसके कोर्स में वो है तो क्लासेस है ना। अब तो नौकरी लगने के बाद ही आराम मिलेगा, वैसे तो क्या है, सारा दिन ही पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ, क्यों ऐसी चीजें सोचे, क्यों ऐसे लालच डाले बीच में। अब तो यही है कि आखिरी तक पढ़ना है, पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, सारा दिन ही पढ़ना है। चलो मिलते हैं आपसे फिर से।